जब मार्केट गिरता है या एसेट प्राइसेस गिरते हैं तो रिस्क कम होता है, और जब बहुत स्पीड से बढ़ते हैं तो रिस्क बढ़ता है। कि डेटा ये दिखाता है कि परफॉर्मेंस का माइग्रेशन होता है हमेशा। जो 5 स्टार फंड होता है वो 4 हो जाता है बिकॉज 5 के ऊपर कुछ नहीं है। करेक्ट। और 1 स्टार फंड 1 रहता है या 2-3 होता है बिकॉज 1 के नीचे कुछ नहीं है। बोरिंग इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं आता है। तो जो यूनिट अक्यूमुलेशन का टाइम है तब हमें तेजी से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। यूनिट अक्यूमुलेशन में अगर हम तेजी से खुश हो जाएंगे तो हम यूनिट ही कम अक्यूमुलेट करेंगे। एंड नॉर्मली ये बाजार सिक्लिकल है। ऑल एसेट क्लासेस आर सिक्लिकल, नेचर इज सिक्लिकल, बट इन्वेस्टिंग बिकॉज इट इज सिक्लिकल, what is good may not remain good for long, what is bad will not remain bad for long. Good evening, everyone. Welcome to EF Podcast Episode 4. Today we have with us Mr. Kalpen Parekh, MD and CEO of DSP Mutual Fund. तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे जो एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनके दिमाग में, क्या सही है जब वो म्यूचुअल फंड में आते हैं, क्यों आना चाहिए, कितनी देर रुकना चाहिए, पेशेंस इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन क्या होता है, रिटर्न चेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। प्लस कल्पेन सर की भी थोड़ी जर्नी एक्सप्लोर करना चाहेंगे बिकॉज आई थिंक इनका इनपुट्स मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर एज एन एमडी सीईओ बोलूँ तो मैं इनको रेट करता हूँ वन ऑफ द ब्रिलियंट मार्केटिंग माइंड। आज के डेट में इंडस्ट्री में आई थिंक इनके लेवल का मार्केटिंग एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो आई थिंक उसका भी शायद हमें फ़ायदा मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सर, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट क्या रहा जिसको आपको एज एन इन्वेस्टर बदला, और इतनी सारे सालों में एज एन इन्वेस्टर आपका जर्नी कैसा रहा है? आई थिंक मुझे 10 साल लगे एक खराब इन्वेस्टर से लेस खराब इन्वेस्टर बनने में। इट्स अ जर्नी ऑलवेज। 98 से मैंने करियर शुरू किया था। 2008 में ट्यूबलाइट हुआ जब एक हार्वर्ड मार्क्स की किताब पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जब मार्केट गिरता है या एसेट प्राइसेस गिरते हैं तो रिस्क कम होता है, और जब बहुत स्पीड से बढ़ते हैं तो रिस्क बढ़ता है। तब तक हमारा या मेरा खुद का लर्निंग ये था कि एनीथिंग विच इज़ राइजिंग इज सेफ, और अगर एनीथिंग विच इज़ फॉलिंग इज रिस्की। बट द ट्यूबलाइट मोमेंट वॉज कि उल्टा है। और उसी समय पे ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो यहाँ पे किताब है वो हमारे इंडस्ट्री की सबसे गिफ्टेड किताब है और सबसे कम रेट किताब है। करेक्ट। हाँ, गिफ्टेड सबसे ज़्यादा है बट लोग पढ़ते बहुत कम है उसको। तो वो किताब मैंने भी उस साल में किसी को गिफ्ट की। एक चेन्नई में एमएफडी उनको मैंने गिफ्ट की, और उन्होंने वो किताब 20 साल पहले पढ़ी थी। तो ही आस्क्ड मी दैट हैव यू रेड दिस बुक? आई सेड नो। सो ही सेड देन व्हाई आर यू गिफ्टिंग टू मी? सो फर्स्ट यू रीड एंड देन गिफ्ट टू मी। एंड व्हेन आई रेड दैट बुक, उसमें एक पैराग्राफ है विच सेज दैट, एंड दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट टू यूएस, दैट for American investors or for American consumers who are consumers of hamburgers, when would they be happy? When potato prices rise or fall? And when would they be happy? When bread prices rise or fall? Because you're consumers every day. You are eating it every day. And the answer was when it falls. So if you are a consumer of an asset class, whether it is equity, stocks, or funds, or bonds, or gold, whatever asset class, when should you be happy? If you're going to be constantly acquiring them, you should actually be happy in a bear market in the first 10-15 years of your career, and hope that in the last leg of your retirement, when you need the money back, you are in a bull market. Most people, including me, used to do the opposite. We were happy in the early stage of our career. तो जो यूनिट अक्यूमुलेशन का टाइम है तब हमें तेजी से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। यूनिट अक्यूमुलेशन में अगर हम तेजी से खुश हो जाएंगे तो हम यूनिट्स ही कम अक्यूमुलेट करेंगे। एंड नॉर्मली ये बाजार सिक्लिकल है। All asset classes are cyclical. Nature is cyclical. So imagine if in the first 15 years of our careers, we acquire units on a rising scale, which means you would have acquired less units. And eventually cycle hoga, next round mein NAV falls. So you acquired less units and then your NAVs fall. How will you create wealth? So these two examples collided in my mind at the same time in 2008. And they both, when I joined the taught me that 10 साल से तो पूरा गेम ही गलत खेला है। So then what do you do? It was like a panic moment. And then he told me, the same, wise veteran investor, that don't worry. जिस दिन से समझ आया, तब से change कर दो. I said, how do I change? He said, you got the formula. You realize that for 10 years what you were doing was wrong. So now incrementally just put a minus sign against that. Stop doing what you were doing and do the opposite of that.
So now what does that mean from a practical lens? Correct. In those 10 years, my approach of investing was, I think, what is the approach of 99% investors even today. 99.9% humanity invest in this fashion, and which is why only 1% people are really able to be in the top league of investors. And what is that? We get excited with past returns. या बट क्यों ऐसा होता है, मतलब इसके इसके ये पीछे हमारी behavioral tendency. See, we are wired genetically over thousands of years that what is good will continue to be good, करेक्ट and what is bad will remain bad. It has been true generally in many forms of life. But investing, because it is cyclical, what is good may not remain good for long. What is bad will not remain bad for long. Now, when you apply this context and the fact that asset classes have cycles, and these cycles happen because हम उन cycles को create करते हैं हमारे misbehavior से, हमारे greed और fear के dimensions. और greed और fear क्यों होता है? Because again, as a human race, we like to belong in groups. We move in herds. We are a social animal. 1000 साल पहले जब हम हंटर गैदरर, 1000 नहीं 5000 साल पहले जब हम हंटर गैदरर ट्राइब्स थे, and we were going in the forest to hunt, and suddenly behind the bushes something would move, we would first run because everyone would run. करेक्ट Had we not run, and if behind the bush was a man-eating animal, I would have been out of the gene pool. I would have not been in front of you. So the behavior which allowed us to survive does not work in investing. In investing, our behavior has to be a different behavior than a genetic behavior. So if you get this right, that the way we are wired genetically, and that behavior is not the best behavior in investing, is how the first shift starts happening. So summarizing, falling markets are safer, not riskier. Rising markets are riskier, not safer, is my first learning. Past returns belong to those who invested in the past, not to someone who's putting his money today. And third, in early stages of your accumulation phase, be happy with lower returns or falling returns. Later stage of your investing career, be happy with rising markets. So, but markets won't behave from a path point of view the way your life journey is. Markets will still be always randomly volatile. करेक्ट So, इसीलिए there comes the role then of sensible asset allocation, rebalancing depending on where we are in the cycle, and a lot of other nuances. वाह सर, आप पेशेंस को कितना इम्पोर्टेंट मांगते हैं एक इन्वेस्टर की जर्नी में? और अगर मुझे एक पेशेंट इन्वेस्टर बनना है, आई वांट टू बी ए पेशेंट इन्वेस्टर, तो क्या एक ऐसा ट्रेट होना चाहिए जो हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ जो हम अचीव करते हैं वो पेशेंस से ही होती है. इट टेक्स अस 9 months इन आवर मदर्स वूम टू बी बॉर्न. 1 महीने में कुछ नहीं होता है. सो वहाँ पेशेंस शुरुआत हुई. इट टेक्स अस ऑलमोस्ट 18 years टू गेट अ डिग्री एंड अ जॉब. तो पहली कमाई करने के लिए, पहला पगार मिलने के लिए 18 साल जाते हैं. पीसफुल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए 40 साल के मेहनत के बाद वो पीसफुल टाइम आता है. करेक्ट. तो हर जगह पे पेशेंस का रोल है. किसी भी कंपनी का जब किसी भी अच्छी जो सक्सेसफुल कंपनी है दुनिया में, द लार्जेस्ट विनर्स इन द वर्ल्ड, ईदर इन businesses of innovation or even stable businesses, they have become large over 25, 30, 40 years. तो हर जगह पे जो टेनर है वो डिकेडल टेनर है. बाय डिफॉल्ट डेटा हमें बताता है कि टाइम के बाद ही आउटकम्स अच्छे आते हैं. और ये ऑब्जर्वेशनल कमेंट किया मैंने. करेक्ट. अब इसको आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में देखिए. जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिटर्न रेज टू द पावर ऑफ टाइम. सो देयर आर 3 वेरिएबल्स, प्रिंसिपल, रिटर्न एंड टाइम. प्रिंसिपल के आगे प्लस साइन है, रिटर्न के आगे, सॉरी, प्रिंसिपल के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, रिटर्न के पहले प्लस का साइन है, और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल का साइन है. तो मैथमेटिकली 3 वेरिएबल है, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट. सबसे पावरफुल वेरिएबल एक्सपोनेंट है. वो किसके साथ है? टाइम. टाइम के साथ. मैथमेटिकली प्रूव हो गया अभी कि करेक्ट. टाइम के साथ ही कंपाउंडिंग होता है. अगर रिटर्न के साथ डेल्टा बनना होता तो रिटर्न के आगे प्लस का साइन नहीं होता. तो कंपाउंडिंग का जो साइन है वो टाइम के पास है, तो टाइम देना पड़ेगा. और जो दुनिया के सबसे अमीर सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट, ही हैज़ बीन एन इन्वेस्टर फॉर आई
थिंक 11 पे शुरू किया था और 95 85 ईयर्स रफली 85 years. उनका एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर 2000 किताबें लिखी गई है, अब मेरी 2000 किताबें बांटी गई है। बहुत लोगों ने एनालिसिस किया है मेरे लर्निंग्स का, मेरे इंसाइट्स का, कि मुझे अच्छी कंपनीज अच्छी लगती है, मुझे वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं, तो ये सब सही है। लेकिन जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आई हैव बीन एन इन्वेस्टर फॉर 8 decades, 8.5 और decades। बोला ये भी जाता है कि 65 साल के बाद उनका वेल्थ सबसे ज्यादा बढ़ा। वो कंपाउंडिंग की वजह से था। Correct. सो व्हाट ही सेइंग कि मेरा जो सबसे हीरो मैसेज है कि मैं 8 decades से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और डटा रहा हूँ, वो मैसेज को कोई नहीं रिस्पेक्ट कोई नहीं करता है। रिस्पेक्ट करता है। तो बहुत क्लियर फॉर्मूला दिया है मैंने। करेक्ट। अच्छी कंपनी होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए और लंबा टाइम होराइजन होना चाहिए। करेक्ट। सिर्फ अच्छी कंपनी और अच्छे भाव से कुछ नहीं होगा अगर मेरा टाइम होराइजन इतना लंबा नहीं होता। और उसके बाद वो और एक कमेंट मारते हैं, एंड दिस शोज हिज ग्रीड फॉर पेशेंस, दिस शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर पेशेंस टाइम। ही सेज दैट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11 एंड आई रिपेंट कि मैं 11 साल लेट था। ओह माय गॉड। मेरा 11 साल का कंपाउंडिंग छूट गया। तो इतना ग्रीडी है टाइम के लिए। So he is not greedy only for returns. Most of us are greedy for return. चलो एक साल में पैसा बन गया, निकल जाओ। But real compounding back-ended game है purely because of the formula where time is associated with the compounding, the exponential sign. Wow. So there is no other option but to be patient. All outcomes are back-ended in investing. थैंक यू। एक जनरल लेमैन इन्वेस्टर हमेशा ये भी सोचता है, जैसा आपने बताया कि 2008 में आपका वो मोमेंट आया, वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मर चेज करता है कि इस साल का जो बेस्ट स्कीम है उसमें मैं लगा दूं तो मुझे रिटर्न आ जाएगा। ए, क्या वो स्ट्रैटेजी सही है? बी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ऐसा डेटा भी शायद प्रूव करती है कि जो नंबर 1 इन्वेस्ट फंड रहा है या स्कीम रहा है वो प्रॉब्ली शायद अगले 5 साल में नंबर 1 नहीं रहता है। तो क्या ये सही है? और अगर ऐसा सही है तो एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? आपके सवाल में आपने जवाब दे दिया कि डेटा ये दिखाता है कि परफॉर्मेंस का माइग्रेशन होता है हमेशा। जो 5 स्टार फंड होता है वो 4 हो जाता है बिकॉज 5 के ऊपर कुछ नहीं है। करेक्ट। और 1 स्टार फंड 1 रहता है या 2 3 होता है बिकॉज 1 के नीचे कुछ नहीं है। सो इन्वेस्टिंग में अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ लक ऑल्सो। हमें लगता है कि सिर्फ स्किल का काम है बट लक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो सम ऑफ दीज माइग्रेशंस आर not 100% predictable. So you cannot say with certainty that 5 star will definitely go down to 1 star. Correct. Or you cannot say with certainty that something which was 1 star will definitely go to 5 star. 1 star can languish to be 1 star, but 5 star rarely has remained 5 star. Correct. So star migration keeps happening. और ये सेम 2008 का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो ऊपर गया है वो नीचे आता है, जो नीचे जाता है वो ऊपर जाता है। सेम हैपेंस विद परफॉर्मेंस। एंड द सेकेंड पॉइंट दैट वी स्पोक अर्लियर कि एसेट क्लासेस सिक्लिकल होते हैं। If asset classes are cyclical, performance also has to be cyclical. So if your current performance is very good, the future performance has to be poor. And if your current performance is very bad, the future performance will be slightly better because there is cyclicality. अगर इन्वेस्टर ने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो अच्छा है वो बुरा होगा, जो बुरा है वो अच्छा होगा, तो आप सिर्फ अच्छे को एक्स्ट्रापोलेट करके ब्लाइंडली उस पर और पैसा मत लगाइए। एंड आई थिंक द वर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क इज शो मी द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। हाँ, मतलब चूंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन में हैं और हम क्लाइंट से मिलते रहते हैं तो ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि ये इस साल का बेस्ट फंड है, ये बेस्ट स्कीम है, इसमें ही शुरू करते हैं। और हर बार वो बस चेंज करते रहते हैं, लेन चेंज होता रहता है, तो वो भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। 100% दिस इज अ रेसिपी फॉर बिलो एवरेज रिटर्न्स बिकॉज यू आर इन वन लेन एंड योर लेन गेट्स क्राउडेड, सो यू स्लो डाउन and the next lane starts moving fast. So you change your lane and go here, and everyone does that. So then this lane gets crowded. Correct. And the moment everyone moves out of this lane starts moving faster. Correct. And then you repent or you regret. Then you say, "Chalo, yahan aa jate hain." But when you keep doing this, eventually you don't reach your destination at the right time. It will be longer than the right time. It's a very simple observational point hai. Or mathematically, you have again, there's enough data to show. So I think one biggest learning for me over time is that don't chase 5-star funds, don't chase 5-star fund managers or 5-star mutual funds. Instead, make an effort to become a 5-star investor. अगर हमने खुद को सिखा दिया कि 5-star इन्वेस्टर बनने के प्रिंसिपल्स क्या है, बिहेवियर्स क्या है, फॉर्मूला क्या है, मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप बीइंग अ गुड इन्वेस्टर और आपका आउटकम बेहतर रहेगा। दूसरा, जब कोई बोलता है कि मुझे इस साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड दिखाई है, तो लेट्स से आई विल शो DSP XYZ फंड इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, इट हैज गॉन अप 40%.
Now you are investing today. For it to earn you 40%, you should have invested 1 year back. Correct. And and here is where, I urge all our distributors also and investors also to look at rolling returns, not point to point returns. Also look at worst case returns and highest returns. Correct. So if you are buying an asset class when its current return is closer to its highest return, keep in mind it has also given negative returns in some periods, and you are almost going to begin the phase of negative return. So let's say an asset class ka long term average return is 11%, and its current 1 year return is 40%. तो आपको पता है कि इसका लॉन्ग टर्म तो 11 ही बनना है, रिवर्जन टू मीन, तो रिवर्जन टू मीन होगा, तो आप 40 तो आ चुका है और उसका वर्स्ट केस रिटर्न इज -18. करेक्ट. सो इट मीन्स दैट you are already in that range on the higher side. Very high chances you'll go to the negative side first. अब ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, and here is where the role of probably marketing and emotional communication might help versus just data driven communication, or visually conveying the role of minimum, maximum and median returns, because min, max, median, these are all very complex points. Correct. For the brain to Absolutely. understand. It takes you back to your geometry classes. Yes, which yes. we don't want to. Yeah. तब भी नींद नहीं आती थी, तो अब भी नहीं आएगी. तो देयर हैज टू बी अ बेटर वे टू कन्वे दिस, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट that we should become 5-star investors versus chasing 5-star funds and past returns. Thank you. And last point, past returns are past. हमें तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है. करेक्ट. तो आपका फ्यूचर रिटर्न और पास्ट रिटर्न एक दूसरे से बात ही नहीं करते. एब्सोल्युटली. बोरिंग इन्वेस्टमेंट से रिटर्न नहीं आता है. Do you agree to this? See, it's too simplified a statement and too incomplete a statement. मेरा मानना है कि और जब हम बोरिंग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या, एज ए इन्वेस्टर हमको क्या हर एक 3 महीने में मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहिए, हर एक 6 महीने में देखना चाहिए, कब मुझे रिव्यू के लिए बैठना चाहिए, और जो उसमें भी वही पेशेंस वाली बात आती है. तो एग्जैक्टली एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या देखना चाहिए और किस पर्पस के लिए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम कितना बोरिंग बना सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू वो है. I think the reason I'm not able to immediately respond to the first statement that boring is good or boring is bad is because how do you define boring? It's a very open word. Correct. It's a very generic word, and 10 people will interpret boring in 10 different ways. And hence it's not a very straight understanding, a word which can be understood from a lens of investing. But the framework should be that I have different goals in my life. Some of them are very near term, some of them are medium, some of them are long term, some of them are very long term. So you build your पोर्टफोलियो और लैडर योर पोर्टफोलियो अराउंड योर गोल्स. अगर 1 साल में पैसा चाहिए तो डेटा आपको ये दिखाता है कि 1 साल में इक्विटी एसेट क्लास 50% गिरा है वर्स्ट केस. तो अगर मान लो ऐसा हो गया और आपका 1 साल में गोल है, तो ये एसेट क्लास इस गोल के लिए सूटेबल नहीं है. करेक्ट. एंड हेंस चूज अ डिफरेंट एसेट क्लास. फॉर एग्जांपल, फॉर अ 1 year goal, an arbitrage fund will make sense, or a debt fund will make sense. Then you have a 3 year goal. Even in 3 years, the worst return of equity has been around 15% lower. If you end up being in that bad patch, correct, your goal is coming in the 3rd year, and suddenly in that year markets crash. So again, an equity fund is not suitable. Maybe a hybrid fund starts becoming suitable. And then you have a goal in 5th year, you have a goal in 10th year. So depending on the length of your goal, you calibrate your choice of asset class. Now, once that is put in place, you've constructed your portfolio. Now you don't have to react or review every day. अगर हमने घर ले लिया और उस घर में हम रोज जी रहे हैं, तो हर दिन तो हम भाव देख के रिव्यू नहीं करते कि अभी क्या करना है. करेक्ट. आज इसका भाव बढ़ गया है, चलो लेट्स गेट आउट, और आज इसका भाव गिर गया है, लेट्स सेल द हाउस. सो सेम इज विद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. एक बार हो गया, देन वंस इन अ ईयर यू रिव्यू इट, और whenever the asset classes move very violently by 20% plus or minus, you may say that, okay, is there any room to revisit? Then work with your advisor or planner to say, okay, kya karna hai? Most likely the answer is nothing. Correct. Or most likely the answer is auto rebalance. So I think once you have created a portfolio aligned to your goals, and अगर वो डिज़ाइन स्टेज पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो बाद में टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और बाद में अगर आपने हर दूसरे तीसरे महीने में ट्रैक किया और रिएक्ट किया आपने, you keep jumping up and down, it will only reduce the return and unnecessarily increase the cost of activity and cost of churn. And see, ultimately the role of any investor is that you should focus on building your skills and competencies to earn your income. And then when you deploy that money, if you have to constantly keep tracking it, then you are doing dual job. You rather track your business, your
job what you're doing, your correct. excellence there, and design a robust portfolio by learning the framework of investing, the behavior of investing, the boundary conditions of investing, and the risks of each asset classes. And once you have understood, sign up for what is the right portfolio for you. So for each investor, even if the goals are same, the portfolio can be unique depending on your risk appetite. Once you have signed up on that, then stick to it. ग्रेट. एसेट एलोकेशन को लोग क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं और क्यों नहीं समझ पाते हैं और क्यों ये बहुत ज्यादा जरूरी है? जब हम एसेट एलोकेशन एक लेमैन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो इसको क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग? व्हाई? ये आई थिंक हमेशा हम इन्वेस्टर को ब्लेम करते हैं कि ये गलत कर रहा है या ये रिटर्न चेज कर रहा है या एसेट एलोकेशन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. बट हु टीचेस देम? ऑल द कॉन्सेप्ट वी ओनली हैव टॉट देम. करेक्ट. अगर मेरा फंड बहुत अच्छा करेगा तो मैं ही जाके सिखाऊंगा उसको कि देखो मेरा फंड बहुत अच्छा कर रहा है. So we are the ones who non-stop give them the stimulus. So ultimately, I feel the responsibility starts from us as manufacturers, you as distributors and advisors, to objectively educate. Correct. And upfront educate. And upfront educate with simplicity and effectiveness. Unfortunately, this is a dry subject. The formats of education are also too dry. Today, all of us are excited to watch Instagram reels, Facebook reels. They are entertaining. They are about our lives. Whereas investment knowledge is delivered in a very boring way. So I think if you are able to deliver a lot of these learnings in a more interesting format, gradually people will learn. And then we need to just add objectivity and honesty to what we educate. So for example, when we at DSP were trying to grapple with the same statement that how do we make investors understand the value of asset allocation. So instead of saying good things about the product, because that's what everyone does. Yeah. So it is very obvious to expect that DSP अपने product का अच्छा ही बोलेगा. Correct. XYZ platform, Eastern will talk only good about itself. Absolutely. So it creates blind spots. So we said let's do the opposite. So to educate about asset allocation, we said instead of saying that asset allocation is good, we said that हर asset class का लंबे समय तक zero return आता है. What if equity gives zero return for 10 years? It has happened in many countries. Yeah, it has and happened. in India also some pockets it has happened. How will you behave? We want to avoid that. Multi-asset. What if gold gives zero return for long periods of time? And if you have only gold, you will panic. Hence multi-asset. What if bonds in US, for example, are down 50% in the last. Sovereign bonds, which are meant to be or thought to be safe, they are down 50%. The bond of Austria, उसने 100 साल का बॉन्ड अभी बीच में लॉन्च किया था, वो 70% डाउन है. So what if your main asset class is significantly down in a cycle? Will you as an investor be able to live well, sleep well, behave well? If the answer is no, hence understand asset allocation. So I think education also has to be a bit provocative so that it takes us out of our slumber, it takes us out of our complacency, and we also have to become more accountable in educating with interestingness. And I think if we really educate with the right data, most likely investors will understand. I don't have my visiting card here, but everyone in DSP has a visiting card, which is a slider. Oh, and it actually, I've seen that. Yeah. It actually, if you can show that on your video by taking it, you could do that. But it actually shows the value of asset allocation in just one visiting card. It says ये 4 asset class का median return over the last 20 years is X, Y, Z, and A at volatility of X, Y, Z, and A. If you mix these asset classes, the final return is very close to the highest return, but the volatility is half of the volatility of the highest asset class. So now with data, if you can explain these things, with stories, if you can explain, like storytelling could be, talking about a cricket team, which is a team made of, great batsmen who can hit in slog overs. At the same time, batsmen who can just defend and save wickets if the need arises. You need fast bowlers, you need spinners at different points in the game. 5-day match में शाम 3rd या 4th day के end पे अगर pitch turn लेना शुरू कर दिया तो that time spinner को आप लेके आओगे. Absolutely. You need a wicket keeper and you need 1 or 2 all-rounders. You don't have, let's say if Virat Kohli is the best batsman in form right now, नेक्स्ट मैच का जब सिलेक्शन होगा आप 11 विराट कोहली को नहीं लोगे आपकी टीम में, आप फिर भी एक डाइवर्स टीम बनाओगे. ग्लोबल एसेट्स अगर ऐड करने तो आईपीएल का एग्जांपल ले सकते हो. दैट व्हाई आर आईपीएल मैचेस सो एंटरटेनिंग बिकॉज इट हैज all type of Indian players and it also has players from different countries of the world who bring a very different type of game to lift the quality of entertainment and speed and
excitement. So that is exactly what asset allocation is. So we need to explain with data as well as anecdotes and stories so that people start valuing the role of asset allocation. Wow, thank you so much for the lovely insight. Yeah, thank you for watching this video. If you like, please do subscribe it, and we'll definitely look forward to adding more value in days to come.